तो कॉमन साइज कंपैरेटिव, जैसे कि पिछली क्लास में हल्का सा जिक्र इसका करा था हम लोगों ने, आज थोड़ा स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन जो भी है आज ही खत्म करके उसको वाइंड अप करेंगे। हमने आपको बताया था कि टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव होता है, कॉमन साइज होता है। कंपैरेटिव में दो टाइप होती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ी थी, इनकम स्टेटमेंट चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा था। कुछ लोग गर्दन ना में हिला रहे हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी ना, क्लास अटेंड करी, हवा हवाई बन के घूमते रहे तो परेशानी होगी, विदाउट हैविंग एनी डेफिनेट पॉज टू मिस द क्लास। आप इस भरोसे सोचते हैं ना कि अगर क्लास मिस कर दी हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, रिकॉर्डिंग भी दिखती है। आप इस भरोसे बैठते हैं कि हम फोटो खींच लेंगे, वो गैलरी भरती है, कुछ नहीं होता उससे। इट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो चलिए, सबसे पहले आपकी बुक के ही दर्शन कर लेते हैं हम लोग। क्या ऑनलाइन में ये विजिबल है सभी को? कैन यू सी दिस? यस। चलिए देखें जरा, यहाँ हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब हम कंपैरिजन करते हैं आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, तब हम उसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और जब हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड के किसी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के एक आइटम का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन साइज कहलाता है। कंपैरेटिव में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक आइटम, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। नेट प्रॉफिट, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। इन सबका जब हम अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हैं, और वो क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। क्या बोले? क्या जी? कोई बात नहीं, कुछ लोग नहीं आए थे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करी। और ये जो हमने पिछली बार बताया था ना कि टूल्स हैं कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो, ये हम पिछली बार सेकंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन को हम करते हैं, उसके कंपोनेंट को, उसके एलिमेंट को, चाहे वो बैलेंस शीट का आइटम हो या वो किसका हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हो, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, मींस पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस व्हेन वी कंपेयर, उसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं। ये दो तरह से होता है, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट होती है और एक कंपैरेटिव क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट होता है। इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन, क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अच्छा खासा डिस्कशन किया था। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज इट इज मेंशन इन द पिंक बॉक्स हियर इन योर बुक्स। उसको छोड़ दिए, वो पढ़ चुके हैं हम अच्छे से, उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल क्यों कहते हैं, वर्टिकल क्यों कहते हैं, स्टैटिक क्यों कहते हैं, डायनेमिक क्यों कहते हैं, वो पिछले चैप्टर में हमने अच्छा सा पढ़ लिया था, तो इस पर हम डिस्कशन नहीं लेके चलेंगे। हाँ, ये कहता है कि इसमें आपको एब्सोल्यूट डेटा पता चलता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में हल्का सा जिक्र किया था, आज भी बताऊंगा कि भाई देखिए, करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन। तो पहले क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, फिर करंट की रखेंगे, फिर करंट वाली में से प्रीवियस माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा। एंड देन यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको पता चलेगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट पता चलता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डेटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज पता चलती है। एक्सपेक्ट आपकी रेशियो में इसका कंपैरिजन पता चलता है, परसेंटेज ऑफ टोटल है, मतलब ये ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? डेटा प्रेजेंटेशन सिंपल और कंपेरेबल बन जाता है। आपको नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आई, आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल आई, आपकी टर्नओवर रेशियो निकल आई, आपकी करंट रेशियो निकल आई, क्विक रेशियो निकल आई, क्या उसके बाद क्या? अरे पिछले साल के करंट रेशियो को इस साल से कंपेयर करो, पिछले साल की क्विक रेशियो को इस साल से कंपेयर करो, पिछले साल के कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को इस साल के कॉस्ट ऑफ मटेरियल से कंज्यूम करो, तब तो जाके कोई डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा। एक साल की इंफॉर्मेशन विल नॉट सर्व एनी पर्पस इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक साल की इंफॉर्मेशन विल सर्व पर्पस इन केस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। भाई अगर आप कंपैरेटिव बना रहे हो तो आपको एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करना है ना। हाँ, अगर आप कॉमन साइज बना रहे हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एक साल की इंफॉर्मेशन होती है, एक कंपोनेंट को दूसरे से कंपेयर कर लीजिए। लेकिन हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या यहाँ पर है? हमारे डिस्कशन का पॉइंट इधर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बड़ों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। बड़ों की बात, बुजुर्गों की जो बात होती है, आई एम ऑल्सो बुजुर्ग, बुजुर्गों की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। शायरी नहीं है ये, क्या बात है, क्या बात है, बेवकूफ आदमी। चलिए देखिए, कोई बात नहीं। तुम्हारे सामने कोई ज्ञान की बात बोलने का मतलब है, मतलब होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी बगड़ाए, ऐसे ही होता है वो। चलो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड।
मैं फिर भी कुछ कमा ही लूंगा और कमा ही रहा हूँ, तुम अपनी सोचना बेटा। पता चला सड़क पर ठठेरे बन के घूम रहे हो। डेटा प्रेजेंटेशन सिंपल हो जाता है, ट्रेंड पता चलता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है डिक्रीजिंग ट्रेंड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पता चलता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चलती हैं। अगर आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज शोइंग ग्रेट इंक्रीजिंग ट्रेंड, आपका प्रॉफिट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, आपकी कॉस्ट इज शोइंग डिक्रीजिंग ट्रेंड, इसका मतलब आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपका रिजल्ट, जैसे कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स इम्पॉसिबल सी टास्क देते हैं आपको कि चलो बेटा इस बार आपके 40% आए थे, चलो अगले एग्जाम में 80% लाना। हम टीचर्स ऐसा नहीं करते, हम बोलते हैं कि ठीक है भाई, हैव अ टारगेट ऑफ 5 to 10% इंक्रीज। एक यूटी में अगर आपके 40% आए हैं, अगले यूटी अगले एग्जाम में आप 5% या 10% तक इंक्रीज कर लेना। जो थोड़े कम कैपेबल है वो 5% इंक्रीज कर लेते हैं, जो ज्यादा कैपेबल होते हैं 10% इंक्रीज कर लेते हैं। चलो आज 10% इंक्रीज किया तो 50 हो गया। जब आप 10% इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और जब सिलेबस एंड की तरफ होता है तो आपका जोश जुनून बढ़ जाता है। ऐसे में आपका टारगेट 10 से 15% या 20% भी हो सकता है। जो थर्ड एग्जाम आपका हो ट्वेल्थ का, उसमें 15-20 का टारगेट रखिए। एवरेज बंदा 15% इंक्रीज कर लेता है, जद्दोजहद वाले व्यक्ति 20% इंक्रीज कर लेते हैं, 50 में 20 जोड़ तो 70% हो गया। फिर आपका एक प्री टर्म आता है, वहां 10% का और इंक्रीज रख लीजिए, 80 हो गया। और उसके बाद बैंक वन 100, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में चले जाइए आप, और आप तैयार हैं उसके लिए। तो आराम से हो जाता है। लेकिन आप सोचे ना कि मेरे फर्स्ट यूटी में आए थे 50%, अगली यूटी में भाई मैं छप्पर फाड़ के 100% लाऊंगा, पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है वो। तो हैव स्मॉल टारगेट्स विद यू, उनको अचीव करिए फिर आगे बढ़िए। यहाँ हमने बोला स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है, दैट इज फाइन। और दूसरी फर्म के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने अंबुजा सीमेंट का कंपैरिजन करा, पिछले सालों का ट्रेंड देखा, हमने एसीसी का ट्रेंड देखा, हमने अल्ट्राटेक का ट्रेंड देखा, फिर हमने उन तीनों के कंपैरेटिव एनालिसिस को कंपेयर किया। इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड शानदार था, किसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी थी, उसके हिसाब से हम इंडस्ट्री का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। तो फोरकास्ट और प्लानिंग में हेल्प करता है, ये इसके एडवांटेजेस है। इंपॉर्टेंस क्या होती है, शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, देखो कुल मिलाकर देखें। मैं थ्योरी पे इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि सीयूटी के एग्जाम में इन्हीं थ्योरी में से आपके पास चीजें निकल कर आएंगी। शायद बोर्ड एग्जाम में ना आए, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि आपको जो चैप्टर मैंने पढ़ाए वो सीयूटी में आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, बहुत आराम से, दैट्स माई गारंटी। तो रिवीजन भी बची हुई है। तो देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं क्या कि क्या शेयर होल्डर, क्या वो कंटिन्यू करें होल्डिंग को या उन्हें बेच दें। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है तो दे मस्ट होल्ड द शेयर्स एंड स्टॉक्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो आगे अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन अगर कंपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो क्या करें, बेचिए, निकल आइए और बाहर आगे बढ़िए। नुकसान स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा होता है अनप्रॉफिटेबल सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखने पे, वैसा करके। डिसीजंस एंड प्लान्स बनाने में हेल्प मिलती है। ये इसके रीजंस हैं, डिसीजन प्लान्स में लेंडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिसीजन करते हैं कि उनका पैसा सेफ है या नहीं है। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखकर, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर, कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि भाई आपका उनका पैसा सेफ है या नहीं, आगे आपको लेंडिंग करे ना करे, ये उनको फैसला करना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या बाहर वाले आपकी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देख के वो एनालाइज करते हैं। रेशो को देख के तो एनालाइज करते हैं, लेकिन रेशो में भी क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 साल की एक पर्टिकुलर रेशो को आप कंपेयर करके देखते हैं। अच्छा, लिमिटेशन क्या होती है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, पर्सनल जजमेंट इस पर इफेक्टेड होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर करे जाते हैं। जो देखो अकाउंटिंग की जो लिमिटेशन थी वही कॉमन साइज में, वही कंपैरेटिव में है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। चलिए देखिए, पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। ये रहा, आई एम नॉट डिस्कसिंग, ये छोटी छोटी चीजें आपके पास हैं यहाँ पर। यहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग, ऑब्जेक्टिव्स हैं, पेज नंबर आ जाइए कौन से, A.6 पे। इसके ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्या है, टू एनालाइज ईच आइटम ऑफ इक्विटी, लायबिलिटीज एंड एसेट्स इन 2 or more ईयर तक, उसको एनालाइज करते हैं आप। टू एनालाइज इंक्रीज डिक्रीज इन ईच ऑफ द आइटम, और टू एनालाइज एंड टू डिटरमाइन द रीजन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन में जो भी अप डाउन हो रहा है उसको एनालाइज करने के रीजन आपको पता चलते हैं। ठीक है जी, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। बैलेंस शीट क्यों हम कंपेयर करते हैं, क्या हमें फायदा होता है इसका, इससे ये ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है। देखिए, बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। और अगर आपकी नॉन करंट एसेट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में सॉल्वेंसी की बेटर पोजीशन में है।
आपकी बोरोइंग कैपेसिटी अच्छी है, इस तरह से शेयर होल्डर फंड बढ़ रहा है आपका। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपनी इक्विटी को ज्यादा डाइल्यूट नहीं कर सकते हैं, आपको डेट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है। एम्फोसाइज ऑन चेंज, ये क्या होता है? कंपेरेटिव बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि भाई हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आ रहे हैं वो कितनी ज्यादा सिवियर नेचर के हैं। भाई नॉन करंट लायबिलिटी शोइंग शार्प इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके पास इंसॉल्वेंसी का खतरा बढ़ रहा है। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा नहीं हुआ तो देन यू विल फेस डिफिकल्टी। ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। और क्या होता है? लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये बताता है कि किस तरह से आपकी बिजनेस ऑपरेशन जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में रिफ्लेक्ट होते हैं, उनका इफेक्ट आपकी बैलेंस शीट के आइटम पे पड़ता है। आपकी अगर कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का गैप बढ़ रहा है, वैसा पता चलता है इससे। प्लानिंग में हमेशा हेल्प करता है। और कैसे बनाई जाती है ये देखिए आपके सामने, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपके सामने। हमने लिया नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ये हमने पिछली क्लास में एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके सामने सॉल्व किया था। तो अच्छा, दो तरह से प्रॉब्लम आती है। एक, आपके पास स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट गिवन है। कैसे गिवन है? जैसे शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये सारे आइटम आपको प्रीवियस ईयर, करंट ईयर बोल के गिवन होते हैं। दिस इज वन वे। बट आपके पास लूज आइटम गिवन होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी, रिजर्व्स दे दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पॉजिटिव बैलेंस दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे दिया, करंट इन्वेस्टमेंट दे दिया, ट्रेड पेबल दे दिए, ट्रेड रिसीवेबल दे दिए। ऐसे लूज आइटम दे दिए। जब ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ना, तो या तो आपको बैलेंस शीट थोड़ा हो, वरना आप इसके साथ चॉइस का क्वेश्चन उठा लीजिए। दिस इज स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर आपके पास स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट है तो बेस्ट है कि उसी को उठा के आप अपना आंसर, आपको करना क्या है? आपको तो सिर्फ छापना है उसे। और ये क्वेश्चन चॉइस में आएगा सैम्पल पेपर के हिसाब से। या तो कॉमन साइज या कंपेरेटिव में चॉइस आएगी क्वेश्चन में। आपकी बुक का, आपके जो चैप्टर का 33 क्वेश्चन बनेगा, आपके आपके क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन आएंगे। 33 क्वेश्चन जो है एज पर न्यू सैम्पल पेपर, ये कॉमन साइज कंपेरेटिव का बनेगा, 4 नंबर का, चॉइस के साथ। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपेरेटिव बैलेंस शीट चॉइस में आ जाएगी, या कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट चॉइस में आ जाएगा, या कॉमन साइज ऊपर भी और कॉमन साइज नीचे भी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो अगर बैलेंस शीट लूज आइटम वाली आए, अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि शेयर होल्डर फंड के अंदर कितना आता है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितना आता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको मालूम है सारा स्ट्रक्चर, तो उसे कर लीजिए। नहीं मालूम है तो फिर कॉमन साइज उठा के कर लेना। मतलब उस वाले पार्ट को उठा के चलिए जिसमें स्ट्रक्चर्ड अमाउंट दे रखा हो आपके पास। जैसे देखिए, अगले एक एग्जांपल आपके सामने है, दिख रहा है? 2019 में क्वेश्चन आया था, जिसका डर था वही हुआ। क्या आया आपके पास ये 2019 में? लूज आइटम वाली फिगर आ गई है। हालांकि बहुत आसान है। हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व सरप्लस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर लिखेंगे करंट लायबिलिटी, फिर आएंगे असेट्स पर, क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट असेट्स। आसान है इसे रखना, इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख रहे हैं फिगर क्या आपके पास है? देखिए जरा इस तरफ देखिए, आपके पास क्या फिगर दिख रही है? इस तरफ क्या दिख रहा है? देखिए आपके पास यहाँ आप देखेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2023 गिवन है, और फिर राइट हैंड साइड पे क्या गिवन है आपके पास, बताइए। तो आपको क्या करना है? आपको एरो इस तरफ की तरफ लेके चलना है। आप एरो ऐसा लेके चलेंगे, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आप एरो लेके चलिए। क्योंकि बच्चा पता क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ता है और तुरंत उठाता है क्वेश्चन। सबसे पहले करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, और फिर जब वो माइनस करेगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। और जब उसके 3-4 आइटम नेगेटिव आते तब उसे लगता है ओह, तो गड़बड़ हो गई। फिर मन करता है काटू ना काटू, तो 10-15 सेकंड उसमें खराब करता है। फिर वो मन करता है चलो काट ही देते हैं। फिर दोबारा करने का मन, फिर तो मन खराब हो जाता है ना जब आप एक फॉर्मेट को काटते हैं। एक मेरी एडवाइस है आप लोगों के साथ, तभी एग्जाम में क्वेश्चन करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन काटना है, लीव इट देयर, डोंट कट इट विद योर ओन मैजिकल हैंड्स। क्योंकि बोर्ड के पेपर में हमने देखा है कि बच्चे ने क्या कर रखा होता है, पहली बार जो क्वेश्चन कर रखा होता है बिल्कुल ठीक कर रखा होता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस डगमगाता है, वो उसमें बड़ा सा ब्लू पेन से क्रॉस मारता है। ठीक है जी। और फिर क्या करता है, अगले में दूसरा क्वेश्चन करता है जो गलत होता है। ठीक है। तो काटने का काम आप टीचर पे छोड़िए, मत काटिए, कर दिया ना अटेम्प्ट, कोई बात नहीं। हमें एज ए टीचर क्या इंस्ट्रक्शन है कि हम दोनों को चेक करेंगे, जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे उसको रख लेंगे, दूसरे को लिख देंगे रिपीटेड और छोड़ देंगे उसे। हाँ, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इतना टाइम होगा तुम्हारे पास, घसियारे वाली बात मत करो।
ऑफ द रिकॉर्डिंग बात करेंगे इस बारे में। ठीक। पता चला वायरल हो गया मास्टर क्या कह रहा था। आइए देखिए इसका सोल्यूशन देखिए। ये आसान क्वेश्चन इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा। यू कैन सी द आंसर प्लीज, यू कैन सी द आंसर। वहां पुस्तक देखिए अपनी 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2023 अप्रैल एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज है। शेयर कैपिटल 25 से 25 लाख, देयर इज नो चेंज। रिजर्व सरप्लस 10 से 6 लाख माइनस हो गया, डिक्रीज है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख करूंगा तो कितना हो जाएगा? 40% में। आसान था करने के लिए। 15 16 है, 1 लाख बढ़ गया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 15 कितना? 6.67% होता है। परसेंट, अच्छा परसेंटेज जो है ना वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालिए। अगर आपको लगता है कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालना मुश्किल पड़ रहा है तो 1 पॉइंट तक ही निकाल लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन डेसिमल को अगर डेसिमल में है तो निकालना जरूर है, क्योंकि परफेक्टली कंप्लीट होने वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं कभी भी। 2 3 डेसिमल फिगर तो होती ही होती हैं। तो सबसे अच्छा तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या होता है? जब भी पेपर में क्वेश्चन आए, पर्टिकुलर लिखिए, 31 मार्च लिखिए, 31/23 लिखिए और एब्सोल्यूट लिख दिए और उसके बाद छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। इतना छोड़ दीजिए। अगर आप इतना करके आते हैं, 4 में से 1 नंबर तो फिर भी मिल जाता है, आधा नंबर मिल जाता है इतना करने के बाद। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं, बात ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि ये आसान होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसे देख के लगता है ये तो हम कर ही लेंगे, और फिर वो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इसकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल होती है, ये जो जो परसेंटेज होती है इतनी मुश्किल होती है, उनको कैलकुलेट करते समय 5 10 12 मिनट 13 मिनट खर्च हो जाते हैं। वो आपको अवॉइड करना है, वैसा नहीं करेंगे। परसेंटेज आप बाद में कैलकुलेट कर लेना, वरना कोई हैरा गैरा सिर्फ अड़ोस पड़ोस में कर ही रहा होगा। मतलब सॉरी, आई एम गिविंग अ रॉन्ग एग्जांपल, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा, बचा के चलेंगे अपने आप को। नीचे लाइबिलिटीज पे आ जाइए। 25 से 35 हो गया, कितना आ गया? 10 लाख। और 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख आपका निकल आया। हमने बोला था ना, देखो मैंने आपको कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर ये आपके पास है पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये आपके पास नोट नंबर अगर है तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपके पास है प्रीवियस ईयर, ये हमने बोला 31 मार्च 2022, और ये हमने बोला करंट ईयर 31 मार्च 2023, ऐसे करके। और यहाँ लिखा हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज, ये रुपीज में है सारा, ये सारा रुपीज में लिखना है, ये सारा रुपीज में लिखना है। और सुनिए, और यहाँ लिखना है परसेंटेज चेंज, इसको रुपीज में मत लिखना। पता है क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा छोड़ के चले जाते हैं। भाई फॉर्मेट को पैंट कमीज तो पहनाओ। फॉर्मेट की पैंट ये होती है, ये फॉर्मेट की पैंट होती है, फॉर्मेट की कमीज ये होती है। बनाइए पैंट कमीज, बनाइए फॉर्मेट को, और ऊपर लिखिए कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ जो भी नाम है, ऐसा करके लिखिए। अगर आप इस तरह का फॉर्मेट नहीं बनाते हैं और आप 100 को टच करने वाले लोग हैं, तो ये आपके आधे आधे नंबर दो जगह काटेंगे, आपको 80 में से 79 दे के छोड़ देंगे। क्योंकि परफेक्ट 100 वाली आंसर शीट में फॉर्मेट वॉर्मेट सब बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए। और 100 देते समय लोगों को पता है क्या लगता है, जैसे अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा दे रहे हो टीचर्स को, ऐसा लगता है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी की चेकिंग जब कर रहे होते हैं, 100 मार्क्स वाली शीट आती है ना, हर बंदा अपने कुछ नहीं, ये मजा सा नहीं आया शीट में, आधे नंबर काटो जी इसके, आधे उसके काटो जी। बोर्ड कहता है कि अब स्टूडेंट डिजर्व फुल 100 मार्क्स, देन गिव ऑन फुल 100 स्केल। लेकिन उनको लगता है कि ये 100 मार्क्स वाली बोर्ड स्कैन करेगा, वेबसाइट पर डालेगा, और फिर लोगों को लगेगा कि फॉर्मेट नहीं है फिर भी 100 मिल गए, तो बड़ा गलत सा इंप्रेशन जाता है। तो इसीलिए जो आंसर शीट परफेक्टली 100 के लायक होती है, फॉर्मेट, नरेशन, वर्किंग, साफ सुथरा, उसी को 100 दिया जाता है। अदरवाइज आधा आधा नंबर दो क्वेश्चन में काटा और खत्म। 99 भी कहते बहुत है, 99 भी कम थोड़ी होता है ऐसे बोल के। तो ध्यान रखिए, नेवर गिव एनीबडी एनी चांस टू डिडक्ट योर मार्क्स। नहीं वो एबीसी तो कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ रहा, वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना। तो हमने इसको ए बोला, इसको हमने बी बोला, तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी माइनस ए हो गया। नहीं, देर इज नो नीड टू राइट दिस, कोई परेशानी नहीं। अब परसेंटेज कैसे निकलेगा? सी अपॉन में ए इंटू 100 करके निकलेगा, ऐसे निकालना है। तो जो भी परसेंटेज निकालनी है वो इस तरह से आप आराम से निकाल के चल सकते हैं। इलिस्ट्रेशन पे दोबारा नजर डालते हैं, देखिए जरा। तो दिस इलिस्ट्रेशन इज ओके, यहाँ लूज आइटम गिवन थे, काम हो गया। चलिए अगले वाले इलिस्ट्रेशन में चलें। तो यहाँ क्या है पता है, अगले वाले में वही, जब भी क्वेश्चन है सबसे पहला काम क्या करना है आपको? एरो उठा के क्या, राइट से लेफ्ट की तरफ एरो निकाल लेना आपने, ऐसे एरो निकाल लेना आपने। सबसे पहला काम यही करना है।
और इसमें कितना है देखो, ये तो मजाक है, इसे उठा के तो सिर्फ लिखना ही है। देखो इसका सोल्यूशन देखिए क्या किया, यही तो किया। 31 मार्च 2022 पहले किया, 23 बाद में किया, एब्सोल्यूट चेंज लिखा, परसेंटेज चेंज लिखा। अब आप देखो, पहला दूसरा और तीसरा कॉलम तो सिर्फ नकल मारना ही है, और ये सब्ट्रैक्ट करना है। कुछ काम है, बुद्धि का प्रयोग होता है? कुछ भी नहीं होता। मैकेनिकल तरीका है काम करने का, प्रीवियस लिखो, करंट लिखो, माइनस करके वैल्यू लिख दो। जो थोड़ा बहुत मेहनत लगती है वो किसमें लगती है? परसेंटेज निकालने में लगती है। तो मेरी एडवाइस वही है, जब क्वेश्चन आए पर्टिकुलर लिखिए, प्रीवियस ईयर लिखिए, करंट ईयर लिखिए, एब्सोल्यूट चेंज लिखिए और छोड़ दीजिए। बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर कैलकुलेशन आसान है तो वहीं कर डालिए, चलिए तो गो टू द अदर क्वेश्चन, उसे पूरा करिए। देखिए ध्यान से समझना, बोर्ड के पेपर में एक नंबर पर 2 मिनट होते हैं। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर 8 मिनट लगाने, इससे ज्यादा लगाना नहीं है। हद से 10 मिनट लगाइए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। बहुत क्लियर सा फंडा है। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व सैम्पल पेपर हियर इन हाउस, तब भी, बोर्ड में तब भी, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व आने से कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन अगर आप घर की कंफर्ट कंडीशन में एयर कंडीशनर और रजाई कंबल के अंदर दुबक के एक एक क्वेश्चन को 25-25 30 मिनट में करेंगे, जैसे मैंने देखा ना कुछ लोग स्लो मोशन अंग्रेजा की तरह चल रहे होते हैं, मजे मजे से लाइनें खींच रहे होते हैं, तभी मैं बोलता हूँ तेजी से करो, तेजी से करो। अरे रफ हैंड से लाइनें खींचने की आदत डालो। ऐसा फील करिए कि एग्जाम में आप बैठे, मेरे जैसा खड़ूस एग्जामिनर आपकी कॉपी खींचने के लिए तैयार बैठा है। बस मेरी घड़ी मूछों वाली शक्ल याद कर लेना, कटिंग में कोर कट के क्रू कटिंग मुझे याद रख लेना बस। अभी जब आपके मैं टेस्ट लूंगा ना, तब बताऊंगा कॉपी छीनते समय फटती कैसे है। आई विल गिव यू दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो। हाँ, कुछ इन्विजिलेटर इतने दुर्जन होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना बेरहमी से कॉपी छीन रहे होते हैं, अगर बच्चा हाथ ना हटाए तो कॉपी फट जाए। तो इस तरह की एंग्जाइटी सोचो, एग्जामिनर आपके सवार पे खड़ा, सर पे सवार है, आप कह रहे हैं बस मुझे एक शब्द, एक परसेंटेज पूरी करने दो, कहता भाड़ में जा तू, तेरी परसेंट कॉपी दे मुझे। फट गए तो फट गए, तुम्हारी परेशानी। कौन? तो फिर पता क्या होगा, 5 साल के लिए बाहर हैं, लोगों की शादियां हो रही होंगी, तुम 12th लिख रहे होंगे फिर। चलो आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। बैलेंस शीट में कुछ भी घुमाने लायक चीज नहीं होती है। अच्छा, बैलेंस शीट में घुमाने लायक चीज क्या होती है, ये मैं बताता हूँ आपको। जरा देखिएगा, मैं बैलेंस शीट में घुमाने लायक चीज बता रहा हूँ, कैसे दिखता है बैलेंस शीट में घुमाने लायक, वो मैं बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, ऐसे देखिए, प्लीज ध्यान से देखना। 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, यहाँ लिखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है जी, ऐसे। ये नोट नंबर 1 है, यहाँ लिखा है 5 लाख, और यहाँ लिखा है कितने का? 4 लाख का। ऐसे लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। और सुनो, नीचे लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स लिखा हुआ है। नोट्स टू अकाउंट्स में जब आप गए, वहां लिखा है 31 मार्च 23, 31 मार्च 22, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है नोट नंबर 1 में रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, यहाँ लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ऐसे सिक्योर, ये मतलब इस तरह से लिखा है नोट में, सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपका। कंटीजेंसी रिजर्व सबसे पहले, कंटीजेंसी रिजर्व लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर लिखा हुआ है मान लो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, और फिर यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप जरा ध्यान से देखना, ये मान लो फिगर है आपके पास, तो कुल मिलाकर इन सबका टोटल कितना दिख रहा है? 5 लाख यहाँ दिख रहा है, और 4 लाख यहाँ दिख रहा है। और ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, ये भी फिगर है, ऐसे फिगर दिख रही है। अब इनमें से कुछ इंक्रीज हो रही है, कुछ डिक्रीज हो रही है, मतलब है तो एक आइटम, लेकिन नीचे इसके साथ 4 कंपोनेंट अटैच्ड है। अब इसे कैसे दिखाएंगे यहाँ पर? यहाँ तो नोट में थोड़े हम कंपैरेटिव बनाते हैं, तो समझिए तरीका क्या होगा करने का। आप ऐसा करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे आप शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, इसके अंदर आप लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, और इन आइटम को यहीं डाल देंगे। क्या लिखेंगे? कंटीजेंसी रिजर्व। क्या लिखेंगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या लिखेंगे आप? रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या लिखेंगे आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इनको लिखेंगे। और फिर इनकी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, प्रीवियस करंट, प्रीवियस करंट, प्रीवियस ईयर करंट करके फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो जो आइटम नोट्स में गिवन होगा, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कंपैरेटिव का मतलब समझ में आया? ऑनलाइन में समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है कोई, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको।
हाँ, उसी ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में नोट्स टू अकाउंट्स है उसी ऑर्डर में डालिए इसके अंदर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि नॉन करंट एसेट्स में दो आइटम डाल दिए, प्लांट एंड मशीनरी डाल दी, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दी, उनको यही दिखाइए, इसी में दिखाइए आप। वो नोट्स में नहीं दिखाएंगे, उनका कंपैरेटिव स्टडी यही दिखाएंगे। मतलब उस हेडिंग के अंदर ये चारों आइटम डालेंगे जो नोट्स के थे। भाई साहब, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है? एनालिसिस है, एनालिसिस। अरे एक बात बताओ मुझे, ये इंक्रीज दिखा रहा है कितने का, 1 लाख रुपए का, जबकि यहाँ प्रॉफिट नेगेटिव है और वहां फिगर पॉजिटिव है, तो इट विल गिव यू कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, या इंडिविजुअल आइटम से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पता चलेगा। आप जान रहे हैं, आपका रिजर्व बहुत अच्छा था, और ये जो आपका सरप्लस था बेसिकली ये लॉस था, ये लॉस था। और आप यहाँ पर सिर्फ एक फिगर दिखाओगे तो आपको क्या एनालिसिस पता चलेगा भाई? तो इसलिए इंडिविजुअल आइटम को यहाँ दिखाना जरूरी है। रोज सो मत बच्चा, पीछे से जागो यार, सोने के लिए थोड़ी आए हो। एसी वेसी चलाओ जरा, लाओ, नींद आ रही है। गॉट इट? क्या करना है, नोट्स में जितने भी आइटम होंगे उन्हें अंदर ले जाइए, मेन बैलेंस शीट के अंदर, उनके हेडिंग के अंदर रखिए और फिर उनका कंपैरिजन करके दिखाइए। इज दैट क्लियर? इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। ये परेशानी आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में भी आ सकती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अदर एक्सपेंसेस है, उसके अंदर 4 एक्सपेंस दे रखे हैं, तो उन्हें उठा के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर ले जाइए, वहां कंपैरिजन दिखाइए उनका। तो इस तरह के क्वेश्चन बैलेंस शीट वाले नहीं गिवन है आपकी किताब में। बाई चांस अगर आपको दिख जाए तो आप पैनिक नहीं फील करेंगे, आप उसे उस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके विद एवरीबॉडी? कनिष्का, पीयूष या सुखमन में बोल रहा हूँ, ऋषित। यस इस सर, क्वेश्चन में यस ना सर। पढ़ाने लायक कुछ नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि स्कूल में इग्नोर कर दी जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चलो अगले वाले पे चलते हैं जरा। तो अब, अच्छा, कई बार क्या होता है कुछ स्कूल में क्या है कि आजकल इस तरह के क्वेश्चन देना शुरू कर दिए कि कंपेरेटिव बनाइए और एक ब्रीफ एनालिसिस में लिख लीजिए। अब जैसे ऊपर देखिए आप यहाँ पर, हमने ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाई इसी एग्जाम्पल में। हालांकि ये बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एज ए प्रूडेंस, एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो उसमें हल्के हल्के से कमेंट भी लिखने होते हैं, कंपेरेटिव का कमेंट लिखना होता है, नहीं लिखे हैं? चलो हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखिए आपने, आपने कंक्लूजन निकाल लिया क्या, कि शेयर कैपिटल शो कर रही है 50%, लॉन्ग टर्म बोरिंग 300% बढ़ गए हैं, ट्रेड पेबल 66.7% बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 55.6% बढ़ चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ चुके हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बढ़ चुका है। या तो ये स्टेबल है या बढ़ चुके हैं। ठीक है, कंक्लूजन में आइए, देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर। कंपेरेटिव बैलेंस शीट शोज दैट देयर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय 50%, लॉन्ग टर्म बोरिंग बाय 300%। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो हुआ है उसी को एक लाइन में लिख देना है। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, वो मैं कैसे बताऊंगा? मैंने अगर रिपोर्ट को देखिए, मैंने क्या करना है, मैंने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन का कंक्लूजन मुझे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है नीचे। फिक्स एसेट हैज इंक्रीज बाय 2 लाख 55.6% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। और फिक्स एसेट बढ़ी है, इसी वजह से हो सकता है कि आपके लोन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बढ़ी हो। ये कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि भाई क्योंकि आपकी फिक्स एसेट बढ़ी है, तो आप जानते हैं ना बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर है क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, उसी को तो कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो आपके अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ रही हैं और आपकी नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ रही हैं, तो सीधा सीधा कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लोन लोन बढ़े हैं हमारे नॉन करंट, वो किस वजह से बढ़े होंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, फिक्स एसेट्स या टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी हैं। सी दिस इज द कंक्लूजन, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। फिक्स एसेट्स हैज इंक्रीज बाय 2 लाख 55.56%, एंडेड इतना। द फैक्ट शोज दैट कंपनी हैज यूटिलाइज्ड मेजर पोर्शन ऑफ फंड रेज्ड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगेंस्ट एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स। ठीक है, लेकिन अगर फिक्स एसेट्स ना बढ़ती तो क्या लिखता मैं, तब मैं लिखता कि कंपनी इज प्लानिंग फॉर फ्यूचर डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्रोथ, दैट इज व्हाई इट इज एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड मनी थ्रू शेयर कैपिटल। तब हम ये लिखते। तो इस तरह से कंक्लूजन लिखना है। अगर एसेट्स बढ़ गई है तो आप बोलेंगे डेट और इक्विटी से फाइनेंस किया गया इसलिए बढ़ रहे हैं। और अगर एसेट्स नहीं बढ़ी है फिर भी इक्विटी और डेट बढ़ रही है, तो बोल दीजिए फ्यूचर में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले से इंतजाम कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है जी, आगे देखें। और बस ठीक है, इतना ही है। यूजिंग फंड्स रेज थ्रू लॉन्ग टर्म बोरिंग शेयर कैपिटल फॉर एक्वायरिंग इनकम अर्निंग एसेट्स या कैपिटल गुड्स, ये आपका एक साउंड पॉलिसी और अच्छा तरीका है पैसे को इन्वेस्ट करने का। तो इस तरह के एनालिसिस वाला पार्ट लिखने के लिए नहीं बोलेगा जनरली,
अगर आपके स्कूल में बोलते हैं तो प्रैक्टिकल तो रिटर्न टेस्ट तो होगा ही नहीं आपके प्रैक्टिकल में। आपकी तो आपके जो आपका जो प्रैक्टिकल होगा अकाउंटेंसी का, 12 नंबर का आपकी फाइल होगी और 8 नंबर का वाइवा होगा। बस रिटर्न टेस्ट हट चुका है, पिछले साल था, इस साल रिटर्न टेस्ट नहीं है। वाइवा कोई दिक्कत नहीं, वाइवा के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं एक सेशन में आप लोगों के साथ ले लूंगा, पता चल जाएगा कैसे होते हैं। फॉर्मूला याद तो मैं नहीं कराता, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब मैं बोलूँ मैंने रेशो पढ़ा दिया, जब मैं बोलूँ कैश फ्लो पढ़ा दिया, तब आप देखना आप फॉर्मूले तोते की तरह बोलोगे। ठीक है, रटना नहीं है मेरे साथ कुछ भी, हर चीज को अंडरस्टैंड करना है। सो आई एम मूविंग अवे फ्रॉम दिस कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अब चलिए कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन पहले करेंगे, फिर एक्सरसाइज है, वही है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या इसके इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ईच एंड एवरी आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को एनालाइज करना, दो या दो से ज्यादा साल के लिए, उनमें होने वाले इंक्रीज एंड डिक्रीज का पता लगाना, और एक साल के डेटा को दूसरे साल से कंपेयर करना, और पता लगाना कि भाई ये इंक्रीज डिक्रीज से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ रहा है। भाई ऑब्वियसली अगर आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो आपके रेवेन्यू सफिशिएंट नहीं होंगे उनको मीट करने के लिए, तो आप लॉस में जाओगे। ठंड लग रही है, आवाज आ रही है, तो क्यों देख रहा आसमान की तरफ? यहाँ खड़ा होके देखो, एक बच्चे पे अगर कोई डिस्ट्रक्शन वाली हरकत करता है तो डिस्टर्बेंस फील होता है। इसका मतलब है तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोना चाहते हो। जाओ वॉशरूम जाओ, मुंह धो के आओ। कैसे बनाते हैं, आ जाइए। बिल्कुल वही है। आप याद कर पा रहे हैं? हमने चैप्टर 1 में काफी ड्रिलिंग करी थी इस पर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम गिवन है, टोटल कर लिया तो क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया। फिर हमने कंपोनेंट में डाले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मैंने बहुत डिटेल में बताया था। एक बच्चा दूसरे बैच का मुझसे बोला कि सर इतना कुछ तो पढ़ लिया, इसे यूज कहाँ करना है? अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया, तो सब कुछ जाना पहचाना तो लग रहा है, इसको कॉम्प्रिहेंड करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अब कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा पहला दो चैप्टर, तो उनको दिक्कत आएगी ना, है ना बेटा? ना? हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं। एक कंपार्टमेंट का पेपर जो होता है वो कुंभ का मेला थोड़ा ही बार बार आता है, जुलाई में हो जाती है, लेकिन फ्यूचर खराब करके चला जाता है। अगर आप कंपार्टमेंट सफर करते हैं तो समझ लीजिए पास होने के चांसेस आपके 1/3 हो जाएंगे। 1/3 भी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अगर 100 कॉपी हम चेक करते हैं तो उसमें 2 या 3 बच्चे पास होते हैं कंपार्टमेंट में। इतना सोच लीजिए। हाईएस्ट मार्क्स जो जाता है वो आउट ऑफ 80, 40, 45 इतना जाता है। इस बार सरप्राइजिंग एक बच्चे का आउट ऑफ 80 मेरे ख्याल से 72 चला गया था इस बार 72। वो शायद वो इम्प्रूवमेंट के लिए भर रहा था, चला गया था। और उसके बाद भी रीचेकिंग के लिए भी बंदे ने अप्लाई करा, और रीचेकिंग की कॉपियां भी हमारे पास ही आ गई थी, और रीचेकिंग में उसका 1 नंबर बढ़ गया। ठीक है, चलो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बच्चे ने बकायदा नोट लिखा था उसका, हमें इसलिए याद रहा, उसमें लिखा था कि सर ये मैम, अगर आप वही हैं जिन्होंने मेरी कॉपी पिछली बार चेक किया था तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। सरकास्टिकली लिखा था उसने। हाँ जी। हाँ तो कटेगा कटेगा ना फिर। हाँ हो जाता है, बढ़ते घटते दोनों बढ़ते घटते हैं। अरे पेपर ऐसा करके आओ यार, किसी के नंबर काटने की जरूरत ही ना पड़े, घसियारे मत बनो ना। वो प्रैक्टिस कर वो प्रैक्टिस करने से होगा, तुम जैसे डपोट शंख के लिए कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस। वो कभी बताऊंगा क्या होता है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज नहीं नहीं डेस्क नहीं होता, वो चेंज इन इन्वेंट्री है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस है। अब कॉमन साइज हो या कंपेरेटिव हो, यहाँ एक लफड़ा होता है, यहाँ आइटम ना लूज इन्फॉर्मेशन की फिगर में गिवन होते हैं, बहुत कम आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिखेगा, लेकिन यू नो हाउ टू प्लेस इट। रेवेन्यू अदर इनकम डाल के टोटल रेवेन्यू बनता है। पहला आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आप जानते हैं, दूसरा क्या है, चेंज इन क्या लिखा, परचेज ऑफ स्टॉक इन, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, उसके बाद क्या आ गया आपके पास, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, खत्म। यही तो है। कितने आइटम है, ABCDEFG, 6 आइटम तो है आपके पास, इनका सीक्वेंस ध्यान रखिए। और 6 के 6 आइटम दे दिया मतलब क्वेश्चन मुश्किल बना दिया उन्होंने, ऐसा नहीं होता कभी भी, 2 या 3 आइटम मुश्किल से गिवन होते हैं। अच्छा एक और चीज आप याद करिए, मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में फर्क होता है। तो मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, अगर आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को जोड़ेंगे, अगर आप परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड को जोड़ेंगे, अगर आप चेंज इन इन्वेंट्री को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो उसे जोड़ देंगे, और अगर अदर एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो उसे भी जोड़ सकते हैं। जनरली उसे अवॉइड करिए क्योंकि उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है, तो इनडायरेक्ट मान के चलिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 3 आइटम को जोड़ के बनता है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? देखिए आगे क्वेश्चन आएगा, लिखा रहेगा उसमें, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में। उसमें लिखा होगा क्या,
कि अदर एक्सपेंसेस आर 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसा बोल रखा होगा। बस इतना ही मुश्किल होता है, इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता है। लेट अस सी दिस। देख रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 देखिए आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंस और अदर इनकम दे रखी है, मतलब हलवा चीज है बिल्कुल। कैसे कर रहे हैं आप, यहाँ देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को डाल दिया, टोटल रेवेन्यू आ गया, प्रीवियस ईयर करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, काम खत्म। करना क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। कंपेरेटिव इज फन, और कॉमन साइज उससे बड़ा फन होता है। अभी चलिए आप, ठीक है, तो इसमें कुछ करने लायक चीज नहीं थी, अगले पे चलते हैं। रिवेन्यू अगला भी बिल्कुल वैसा ही है, आई एम नॉट डिस्कसिंग। यहाँ सिर्फ टैक्स दे रखा है, तो आपने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा, उसमें अदर इनकम को जोड़ा तो क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। फिर एक्सपेंस माइनस करे तो क्या निकला है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, उसका 50% क्या बना लिया, टैक्स बना लिया। और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, फिर वही कहानी, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, खत्म। लेकिन अगर किसी साल में लॉस आ जाए, तो वहां टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। ये बैठा लें अपनी मोटी बुद्धि में बात, क्योंकि लॉस के केस में आप टैक्स थोड़ी भरते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं जरा। अब आइए देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख 3 लाख है, अदर इनकम 80,000 40,000 है, एक्सपेंस है 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 50% किसका, यही क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। और देखिए सीबीएसई ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल पहले आपके सुपर सीनियर ने इस क्वेश्चन को झेला होगा। कोरोना बैच का जब एग्जाम हुआ था ना, उस समय अकाउंटेंसी का एग्जाम हो चुका था, बिजनेस स्टडीज का बचा हुआ था, तब आया था ये पेपर। और कितना आसान है देखिए, आप जानिए। ये कह रहा है कि एक्सपेंसेस जो है 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास है नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा भाई। नहीं नहीं सॉरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, सॉरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैं गलत कर गया। कितना आसान है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है, ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 3 लाख है, तो कितना परसेंट बोल रहे हैं, 50% बोल रहे हैं, तो यहाँ 2 लाख आ जाएगा और यहाँ कितना 1.5 लाख आएगा। सी सी और आंसर क्या दे रखा है, 4 लाख 3 लाख, अदर इनकम डाल दी, टोटल रिवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस कितना 2,01,50, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, टोटल रिवेन्यू में से क्या माइनस कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस, यू गॉट व्हाट, बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, यू गॉट व्हाट आफ्टर टैक्स। आप देख रहे हैं, टैक्स माइनस करने के बाद। अच्छा, कुछ फिगर यहाँ पर नेगेटिव गई हैं, सरप्राइजिंग, इसमें बहुत सारी फिगर नेगेटिव गए हैं, तो बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग गया था, ये कैसे हो गया, हम गलत तो नहीं कर रहे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल। सारी नेगेटिव है तो कोई बात नहीं ना, क्या हमेशा प्रॉफिट में चलोगे, आप लॉस में नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं आपने ईयर गलत तो नहीं लिखा है। यहाँ इन्होंने ईयर ठीक लिखे हुए हैं, इसका मतलब गलती नहीं है। जनरली ऐसा हो रहा है फर्म के साथ, ठीक है। 18 19 से, अच्छा आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, जनरली जनरली होता क्या हमारे पास है, जनरली होता है 2019 पहले दे रखा होता है, 2018 बाद में दे रखा होता है, लेकिन यहाँ 18 19 पहले से ही दे रखा है। पता चला यहाँ भी एरो लगा के फिर लपेट डाला अपने आप को, वो नहीं करना, उससे बचना है आप लोगों को। तो दिस इज इजी वाला पार्ट। हाँ ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे, देखिए कैसे करना है इसको। आपके पास इंफॉर्मेशन है 2 साल की, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2023 की। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है, और अदर एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है। ये लिखा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8% और 10%, और नीचे टैक्स दे रखा है 30 और 30%। यहाँ क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि अदर एक्सपेंसेस जो है वो 8% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 23 के लिए, और 10% है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 22 के लिए। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है भाई, देखो वो ऐसे निकलता है। क्या क्या जोड़ेंगे आप, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जोड़ेंगे, और चेंज इन इन्वेंट्री जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। और अदर एक्सपेंस तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन उसी को जोड़ के, मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे, दो दे रखे हैं, दो को जोड़ देंगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू आ गया। देखिए ये कितना हो गया, 4 लाख और 50, 5 लाख हो गया, और ये कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना आ गया 30,000, और 5 लाख का 8% कितना आ गया 40,000। सी और आंसर क्या दे रखा है नीचे, दे रखा अदर एक्सपेंसेस, एक 40,000 और एक कितना 30,000, इजी हो गया। ठीक है, सी द वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या कर रखा है इन लोगों ने, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री को टोटल कर दिया, क्या निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसकी परसेंटेज निकाल दी। आप चाहें तो वर्किंग नोट में दे दीजिए, नहीं दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया। इतना ही डिफिकल्ट होता है, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, कि आपसे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करा लें, जो आप अच्छे से जानते हैं। तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्री का कॉम्बिनेशन है।
और उन्होंने ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा ताकि बच्चा परेशान ना हो। ठीक है जी। अब आप देख लें, ये इन्फॉर्मेशन ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं थी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, अदर इनकम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 15%, 20% दे रखा है। एक्सपेंसेस 60%, 50% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और प्लेसमेंट करना आपको आता है, परसेंटेज निकालना आता है, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। अ, अगला इलस्ट्रेशन 10 देख लीजिए आप, बिल्कुल वैसा ही है। अदर एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप देखिए, यहाँ पर तीन आइटम आपके पास है। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, एक चेंज इन इन्वेंट्री है, दो आइटम है ना। इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा। उसका परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है। देखो मैं अभी करके, 12 लाख का 20% कितना था? 240। 9 लाख का 20% कितना था? 180। सी योर आंसर, व्हाट इज रिटर्न? 180 और 2 लाख 40 दे रखा है। निकल आई फिगर। चाहो तो ओरल कैलकुलेट कर लो, चाहो तो अब इसमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाई नहीं रखी है, और फॉर्मूला दे रखा है नीचे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस चेंज इन इन्वेंट्री, इनको मिला के आपका क्या बन जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाता है। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब जब भी आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करें, इन दोनों क्वेश्चन को जरूर से रिवाइज करके जाना, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ मुश्किल वो देते नहीं है चीजों को करने के लिए। ठीक है। इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11 में देखिए, चेंज इन इन्वेंट्री दे रखा है। अच्छा, अगर चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ ब्रैकेट में दे रखी होती तो क्या मतलब था उसका? अभी चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ प्लस में है, इसका क्या मतलब है? ओपनिंग इज मोर देन क्लोजिंग है। और अगर नेगेटिव दे रखा होता तो क्या मतलब होता? क्लोजिंग इज मोर देन। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्टेटमेंट के अंदर तो प्लस माइनस बन की जाएगी वो। हमें अलग से थोड़ी कुछ करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है। अभी पहले मैं सारे स्ट्रक्चर को बताऊंगा, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे, थोड़ा सा कॉमन साइज स्टेटमेंट में चलते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट आप लोगों के लिए क्या है? हम वहाँ का है, जैसे होता है ना ग्रैंड बोनांजा, वैसा होता है। देखिए आगे चलते हैं। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वर्टिकल एनालिसिस भी ये बोल रहे हैं, और क्रॉस सेक्शनल भी बोलते हैं ये इसको। दुनिया भर के नामों से पुकारा था, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनालाइज द चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ट्रेंड डिफरेंट आइटम का पता करना, और एफिशिएंसी का पता लगाना। इससे हमारा काम ये होता है। इसके इसका देखो ये किस तरह से बनता है, आपने सामने देख लीजिए। सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं? अब मैं बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, वैसे बैलेंस शीट दिखाना था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलिए पहले बैलेंस शीट को देख लेते हैं। लेट्स मूव फर्दर। बैलेंस शीट की तरफ चलिए। पेज नंबर पहुंच जाइए आप लोग। पेज नंबर 8.21 में आइए। कॉमन बैलेंस शीट का वही पर्पस है, इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट को एनालाइज करना, अलग अलग आइटम का ट्रेंड पता करना, और फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लगाना। कैसे होता है ये आपके सामने बिल्कुल वैसे दिख रही है। भाई देखो, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में तो कोई चेंज ही नहीं है, देखो जरा। दिख रहा है कोई चेंज नहीं है। बस फर्क क्या पड़ता है? परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ करंट ईयर लिखना होता है। पहले हम माइनस करके आंसर निकाले थे, अब नहीं निकालेंगे माइनस करके आंसर। क्या करना है मैं बताता हूँ, देखो। भाई देखो, लायबिलिटी साइड का टोटल ले लिया 1 साल का, और एसेट साइड का टोटल ले लिया 160 का। एक इलस्ट्रेशन देखिए इसका अगला वाला। लेट्स गो टू द इलस्ट्रेशन। दिख रहा है इलस्ट्रेशन 15 आपके सामने? क्या किया हम लोगों ने? इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन 2020 का क्वेश्चन हमने एज इट इज प्लेस कर दिया, उसको कर दिया। इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी डाल दिया। प्रीवियस ईयर करंट ईयर बोल के डाल दिया। चलो भाई देखें जरा। 10 लाख क्या है? 10 लाख है कौन से साल की फिगर? प्रीवियस ईयर की फिगर। डिवाइडेड बाय 20 लाख करा, किससे डिवाइड करा? 20 लाख से करा। और इंटू 100 करके कहाँ लिख दिया आपने? कहाँ लिख दिया? प्रीवियस ईयर की परसेंटेज में लिख दिया। देखो जरा, नहीं दिख रहा कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं? कौन सा इलस्ट्रेशन देख रहे हैं बताइए? 20 कौन सा इलस्ट्रेशन? 50, 15, 15। ठीक है। देख पा रहे हैं क्या किया हम लोगों ने? मतलब आपको एक एक आइटम को डिवाइड करना है टोटल लायबिलिटी से, और 100 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इधर देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख। डिवाइड करा 20 लाख, कितना आ गया? 25% आ गया। करंट लायबिलिटी 5 लाख, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया? 20 लाख, कितना आ गया आपके पास? 25% आ गया। एक खास बात होती है कि 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करूंगा तो 100% आएगा। इस केस में सबका टोटल 100 के बराबर आना है। मान लो 5 आइटम है, और 3 आइटम
आपने लिख लिए और आपको मालूम है 100% है, तो चौथा आइटम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस बोल के भी निकाल सकते हैं। जो लोग डिफरेंस बोल के नहीं निकालते उनको क्या परेशानी आती है मैं दिखाता हूँ, देखो। जैसे मान लिया जाए ये आइटम हमारा 100% है, ठीक है, ध्यान से रखना। ये आया 33%, ये आया 64.15%, ये आया, सॉरी, ये आया 41.25%, ये आया मान लो 8.14, 8.14%। अब मुझे बताइए आप कि अगला वाला जो आइटम आ रहा है इनका टोटल करिए जरा, कितना आता है जरा देखिए। 5 और 4 9 आ जाता है, 2 और 1 3 आ जाता है, 8 3 और 1 4 8 12 आ जाता है, 1 3 और 1 4 4 8 82 आता है। तो ऑब्वियसली जो अगला आइटम है वो क्या होना चाहिए, 1 6, ठीक है, और कितना ये, और यही तो होना चाहिए। बाई चांस अगला आइटम 17.82 आ गया और आपने यहाँ पर 17.82 लिख दिया, तो आपका टोटल तो 100 से बाहर चला जाएगा ना। ऐसा नहीं करना है, समझ पा रहे हैं बात को। भाई ऑब्वियसली बात है, पॉइंट के बाद में वैल्यू करते हैं तो ज्यादा जा सकते हैं ना, 0.2345 आगे जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, चाहे 17.82 क्यों ना है, लेकिन तभी भी इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखना है आपको, 61 ही रखना है, ताकि ये टोटल 100 हो। क्योंकि इन एनी कंडीशन दिस टोटल इज गोइंग टू बी 100, ये 100 से ज्यादा नहीं जाएगा। क्या, ठीक है, ऐसा करेंगे। क्योंकि हो सकता है ना ये फिगर 2.437 हो, आपने इसको 2.5 में राउंड ऑफ कर दिया, इसको अलग से राउंड ऑफ कर दिया, इसको अलग से कर दिया, तो ये वाला टोटल जो तो एग्जैक्टली उसको नहीं लिख पाएंगे ना फिर हम। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट फिगर होगी ना वो फिगर सिर्फ बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए, ताकि टोटल हर कंडीशन में क्या हो आपका 100 के बराबर हो। इसका ध्यान आपको अच्छे से रखना है, वरना बना बनाया क्वेश्चन खराब हो जाएगा। इज दैट ओके विद यू? देखिए आगे चलते हैं जरा। ऐसे ही अगले साल पे चलिए आप। 20 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया, 40%। 20 डिवाइडेड बाई 50 फिर 40%। 10 डिवाइडेड बाई 50। सिमिलरली लाइबिलिटीज में चलना है आपको। 1250 डिवाइडेड बाई 20 लाख 62.5। 750 डिवाइडेड बाई 20 लाख, मतलब क्या करना है, वैसे एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल तो सेम ही होता है, तो आपको टोटल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। देयर इज नो एब्सोल्यूट चेंज, ओनली परसेंटेज चेंज। बताया था क्रॉस सेक्शनल में इसमें क्या होता है जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। दिस इज कॉमन साइज क्या, बैलेंस शीट, कितना आसान। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो लूज इन्फॉर्मेशन आएगा या स्ट्रक्चर्ड आएगा। स्ट्रक्चर्ड आया तो पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए करने की, ठीक है। देखिए कौन सा वाला बेटा, भाई 18 2000। तुम्हारा डाउट शर्म क्या है, तुम्हें नहीं आया तो मेरे से पूछ लो ना, उसमें क्या परेशानी। 31 मार्च 19 का कैसे आया, तो देख ले बेटा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 20 डिवाइडेड बाई 50, 10 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 100 कर दिया, यू गॉट योर आंसर, ठीक है। इलस्ट्रेशन 16 भी बिल्कुल उसी तरह का है। अब एक आइटम आपके पास जो है, नहीं दिख रहा इसमें मुझे। अ, अगर नोट्स आ जाए, बताया मैंने आपको, भाई बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपके नोट्स में आपके पास एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, 3 आइटम आ जाए तो क्या करेंगे उनका, स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे, सब हेडिंग के अंदर डाल के उनको भी आप इसके अंदर लिखेंगे, ऐसा करना है। वर्किंग नोट्स टू अकाउंट्स अलग से कंपैरेटिव का पार्ट नहीं बनता कभी भी। यू हैव टू मर्ज दोज नोट्स टू बैलेंस शीट इटसेल्फ, जैसे मैंने कंपैरेटिव में बताया था वैसे ही करना है, ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है, हलवा चैप्टर है यार, मुफ्त का, इसमें तो फ्री के नंबर है। चलिए जरा कॉमन साइज उस पर चलते हैं आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास, अदर इनकम है, प्लेस कर दिया भाई, कैसे प्लेस किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम बन गया, क्या टोटल, टोटल रेवेन्यू बन गया। एक्सपेंस में क्या, अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो कम से कम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसके आइटम को उसी सीक्वेंस में रख दीजिए। सबसे पहले आपको मालूम है क्या आता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आता है, चेंज इन इन्वेंट्री आती है, अदर एक्सपेंस आता है। आ गया, तीनों का टोटल करके क्या लिख दिया, टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस क्या कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद टैक्स निकाल दिया। फिर क्या करना है, सबसे बढ़िया चीज देखिए, आपको हर आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है। स्टैंडर्ड रूल ऑफ थंब है ये। क्या करना है आपको, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी आइटम
विथ व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे देखिए आप 750 डिवाइडेड बाय 750 दिख रहा है, तो 2022 में कितना 100% आया। 75,000 डिवाइडेड बाय 750 आया तो कितना आंसर आया, 10% आया। 825 डिवाइडेड बाय 750 आया तो आंसर उससे बढ़कर आएगा, 110% आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो कॉमन साइज में टोटल 100 के बियॉन्ड जा सकता है इनकम स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं जाता, बैलेंस शीट में तो टोटल 100 ही रहेगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में अदर इनकम है तो टोटल 100 के ऊपर जा सकता है, लेकिन अदर इनकम नहीं है तो टोटल 100 के बराबर ही रहेगा। वैसा करके चलना है। देखिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख डिवाइडेड बाय 825, 6 लाख डिवाइडेड बाय कितना 750, 80%। 10,000 डिवाइडेड बाय 750, 7,500 डिवाइडेड बाय 750। एक एक आइटम को आप किससे डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर वाले को। और जो अगला साल है आपका कौन सा वाला, देखिए, हाँ, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख तो कितना है 100%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 पड़ता है तो कितना 10%। 11 लाख डिवाइडेड बाय 10 था तो कितना है आपका 110%। तो जो जिस साल का है उसके उस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। फ्री के नंबर है, आप क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी आइटम इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दैट ईयर। ठीक है, इसका ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन होता है और सेल्स रिटर्न भी गिवन होती है, तो किस चीज का ध्यान रखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स रिटर्न माइनस करो तब आंसर निकल आएगा ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल्स। मैंने तो बोला नहीं, लगने का मतलब मैंने बचपन में बताया था तुम लोगों को। जानते हो एज्यूम का मतलब क्या होता है, इसे मालूम है। हाँ, ये बताएगा आराम से। नेवर एज्यूम, नेवर एवर एज्यूम एनीथिंग। आसान था, कॉमन साइज इज इजी। चलिए, अब एक काम करिए। अब जैसे इलस्ट्रेशन 13 है आपके सामने, ये तो सिर्फ प्लेटर पे बना के दे रखा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी करके चिपकाना है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर और परसेंटेज ऑफ नेक्स्ट ईयर बना के रखना है आपको, और सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। इलस्ट्रेशन 14 देखिए, अदर एक्सपेंस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड 1 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च 2023। ये कह रहा है अदर एक्सपेंस में इंक्लूड है, तो कैसे लिखेंगे देखो जरा यहाँ पर, देख रहे हैं। भाई अदर एक्सपेंस में अगर प्रोविजन इंक्लूड है, अदर एक्सपेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपके पास, देखिए, अदर एक्सपेंस है 180 का। ठीक है, अब 180 में, 180 में देखिए आपके पास ये 140, देखो दो फिगर देखिए, आपका अदर एक्सपेंस है 180 का और अदर एक्सपेंस कितने का 140 का। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिख रहा है आपके सामने, एडजस्टमेंट में लिख रहा है क्या, कि जो 31 मार्च 2022 का था उसमें 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स है, और जो 31 मार्च 2023 उसमें 1 लाख हुए, तो इसमें से मैं अगर 80,000 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, 60 बचेगा। इनमें से मैं अगर 1 लाख माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। यही इन्फॉर्मेशन तो नीचे लिखनी है आपने, देखिए जरा। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो है, ये क्यों नहीं लिखा है भाई यहाँ पर, बताइए जरा मुझे, क्यों किया माइनस, बताइए। क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन ही तो होता है, प्रोविजन तो चार्जेस होते हैं, माइनस करके तो दिखाना पड़ेगा आपको, अलग से दिखाना पड़ेगा आपको, अलग से उसको माइनस कर दिया उसको देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो आपके क्या हो गया, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म प्रोविजन की कैटेगरी का चला गया ना, वो किस चीज का आइटम बन गया आपका। तो वो क्यों ऐड करते कैश फ्लो, उसका रीजन मैं बताऊंगा अलग से, वो इसलिए नहीं है, और शायद बताया भी होगा तुम्हें मैंने। तो आप देख रहे हैं अदर एक्सपेंस के अंदर प्रोविजन नहीं इंक्लूड होते हैं। प्रोविजन तो क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। तो आपने क्या किया, इसको मटेरियल कंज्यूम करा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा, अदर एक्सपेंसेस रखा, इसने बोल रखा अदर एक्सपेंस में इंक्लूड है। अगर प्रोविजन अलग से दे रखा होता तो एक मैं अलग हेडिंग के अंदर डालता उसको, लेकिन अलग से नहीं है, इंक्लूड है इसलिए हटा के करा, क्योंकि हमें तो अदर एक्सपेंस की कैटेगरी लेके चलनी है। तो उसके बाद आफ्टर टैक्स निकाल दिया। तो मेरी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन होना था हो गया। अब आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए अपने आप, जस्ट ओपन अप योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खोलिए जरा एक बार, दिखाना। और ये आज ही कर लेने, पता चला कल वर्ल्ड कप की खुमारी के चक्कर में फिर आज भी निपटा दें इससे। हाँ जी,
मेरी जिंदगी में और जरूरी काम है, टाइम मिला तो देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। शादीशुदा आम आदमी हूँ भाई, बहुत काम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करिए, इसमें नोट्स भी हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6, 8.33 पेज, 8.33 पेज है, क्वेश्चन नंबर 6 करिए फटाफट से। और कब करेगा? शादी के दिन करेगा? मैंने कहा अभी करो। तो आज यही कर, सुनो, सारी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं इसके। और पहले इलस्ट्रेशन करिए, फिर स्कैनर के क्वेश्चन करिए, देन गो टू द एक्सरसाइज, और ये ग्रिप में हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ऑल।